हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका ज्योग्राफी का चैप्टर क्लास 10th का, जो कि है वाटर रिसोर्सेज। ये आपका थर्ड चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहले उनके बारे में पढ़ते हैं। जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है वाटर रिसोर्सेज, यानी कि वाटर रिसोर्सेज आपके लिए जो पानी है वो रिसोर्स के रूप में कैसे है। तो सेकंड जो आपका टॉपिक होगा वो होगा वाटर सेक्रेसिटी, यानी कि जल की कमी एंड वाटर मैनेजमेंट, हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। और जो आपका थर्ड टॉपिक होगा वो होगा मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट्स ऑन द रिवर्स, यानी कि जो नदी के ऊपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, उन सब के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। और जो फोर्थ टॉपिक होगा वो होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो वर्षा का पानी है उसको हम इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। तो ये चार टॉपिक हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए जो हमारा पहला टॉपिक है उससे हम स्टार्ट करते हैं कि वाटर रिसोर्स। देखिए, जो हमारा अर्थ है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। तो जब हम अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में जाते हैं, स्पेस से हम देखते हैं तो हमें अर्थ कैसी दिखाई देती है, ब्लू कलर की दिखाई देती है। इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ कवर्ड विद वाटर, यानी कि जो 3/4 भाग है पृथ्वी का वो किस चीज से ढका हुआ, पानी से ढका हुआ। वाटर कैसा दिखता है, वाटर का कलर हमें ब्लू दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है, तो एक रमन्स इफेक्ट था, उसके कारण ये ब्लू दिखाई देता है। तो रमन्स इफेक्ट हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आइए हम अपने चैप्टर पर फोकस करते हैं। तो हमें प्लेनेट कैसा दिखता है, हमारा जो अर्थ है वो स्पेस से कैसा दिखता है, ब्लू प्लेनेट दिखता है। क्योंकि उसका 3/4 पार्ट वाटर से ढका हुआ है। तो हमारे पास, अब आप कहेंगे कि सर आपने जल की कमी के बारे में बोला था, इतना पानी होते हुए भी जल की कमी, पानी की कमी कैसे हो सकती है, वाटर सेक्रेसिटी। तो आइए अब हम देखते हैं वाटर सेक्रेसिटी कैसे होती है। तो देखिए, जो 100% वाटर है अर्थ पर, कितना 100%, उसका 96.5% ऑफ वाटर कैसा है, ओशियनिक वाटर है। वो ओशियनिक वाटर कैसा होता है, सेलाइन वाटर होता है, खरा पानी होता है, वो हमारे लिए बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है। तो अब आप कितना पानी छोड़ दीजिए, 96.5% आपका अनयूजेबल वाटर है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे कि आप कितना पानी चला गया है। तो अब आपके पास कितना वाटर बचा है, 3.5% ऑफ रिमेनिंग वाटर इज फ्रेश वाटर, जिसको हम देखिए, फ्रेश वाटर से हमारे यहाँ पर क्या मीनिंग होता है, ताजा पानी नहीं, यूजेबल वाटर, जिसको हम यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेश वाटर। तो इस फ्रेश वाटर को हम क्या बोलते हैं, इस फ्रेश वाटर में से 68.7% ऑफ वाटर इन ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, कितना, जो इसका 68.7% जो वाटर है वो ग्लेशियर्स और आइस शीट्स में, यानी कि बर्फ के रूप में जमा हुआ है। कुछ ध्रुवों पर है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड, और कुछ जो हमारे हिमालय पर्वत या जो ऊंचे पर्वत होते हैं वहां पर बर्फ के रूप में जमा है। तो देखिए, अब ये जो 3.5% था, अब इसका 100% आप सोचिए, उस 100% में से 68.7% ऑफ वाटर इज इन फॉर्म ऑफ आइस, यानी कि वो जो पानी है बर्फ के रूप में जमा है। और जो इस 100% का देखिए, इतना 68.7% निकाल दिया। अब जो 30% है, अबाउट 30% ऑफ वाटर इज ग्राउंड वाटर, यानी कि जो जल धरती के नीचे है, यानी कि जिसको हम नलकूपों, ट्यूबवेल द्वारा निकालते हैं, तो वो कितना है, वो 30% वाटर है जो ग्राउंड वाटर है। तो अब हमारे पास जो हम वाटर यूज करते हैं, जो रिवर से, लेक से यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस वाटर बोलते हैं, और उसी को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और हमारे पास सरफेस वाटर कितना है, तो कितना बचा, केवल अबाउट ओनली 1% ऑफ वाटर इज सरफेस वाटर। और देखिए, अब हमें पता चला कि हमारे पास वाटर सेक्रेसिटी क्यों होता है, जल की कमी क्यों होती है। तो देखिए कितना कम पानी है और हमें इसीलिए इसको मैनेज करना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास कितना पानी है और कितना कम है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में देखिए, अब हमारे पास वर्षा भी होती है, उससे भी हमें फ्रेश वाटर मिलता है। लेकिन जो हमारा भारत देश है, इसमें केवल कितनी वर्षा होती है, 4% ऑफ ग्लोबल प्रेसिपिटेशन, यानी कि कितनी, ओनली 4% ऑफ ग्लोबल प्रेसिपिटेशन, यानी कि हमें सिर्फ 4% भाग मिलता है, जितना भी पूरे विश्व में वर्षा होती है, जितनी भी बारिश होती है, रेनिंग का सिर्फ 4% इंडिया को मिलता है। तो अब पता चला कि आपको वाटर सेक्रेसिटी क्यों है। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं कि वाटर सेक्रेसिटी, यानी कि जल की कमी, पानी की कमी क्यों होती है और इसका हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इससे हम ठीक कैसे कर सकते हैं कि पानी की कमी हमारी जो है उसको हमें दिक्कत ना करनी पड़े, दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो वाटर सेक्रेसिटी सबसे इसकी मेन प्रॉब्लम जो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि जितनी भी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी
तो उतना ही हमें पानी की कमी होती जाएगी। मान लीजिए किसी घर में पहले सिर्फ 2 लोग थे तो कितना पानी यूज करते थे दिन में, मान लीजिए पर पर्सन हम 100 लीटर पानी लगा के चलते हैं कि एक आदमी पर डे 100 लीटर वाटर यूज करता है। अब उस घर में क्या हुआ कि 10 लोग हो गए तो वो अब कितना करेंगे, 1000 लीटर पानी यूज करेंगे। तो इसलिए इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है जो सबसे मेन प्रॉब्लम है जो वाटर स्कैर्सिटी पानी की कमी के लिए। उसके बाद आती है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि दोनों एक ही कह सकते हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा पानी यूज किया जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो भाप बनाने के लिए या मशीनों को ठंडा रखने के लिए जो हमारा फ्रेश वाटर है उसको खराब कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं टोटली, और हमें वाटर स्कैर्सिटी का सामना करना पड़ता है। तो इसके बाद हमारा क्या है, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कि देखिए जो रिच पीपल्स होते हैं उनके पास कभी पानी की कमी नहीं होती और वो उसको ज्यादा वेस्ट कर देते हैं। कैसे, अब मान लीजिए एक पुअर पीपल है, एक रिच पीपल है, तो पुअर पीपल क्या करेगा, बाथिंग के लिए सिर्फ 1 बाल्टी पानी लेगा और नहा लिया। और जो अमीर लोग होते हैं, रिच पीपल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके पास बड़े बड़े बाथ टब्स होते हैं, वो 200 500 लीटर से भरे जाते हैं, 2 हजार लीटर वाटर से भरे जाते हैं, वो एक बार नहाते हैं और 2000 लीटर पानी खराब हो जाता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो ये सबसे ये भी एक मेन प्रॉब्लम होती जा रही है वाटर स्कैर्सिटी की, वाटर की कमी की, पानी की कमी की। और जो इंडिया है उसमें क्या है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो पानी से बिजली बनाई जाती है उसमें भी कुछ पानी क्या होता है, खराब हो जाता है, हमारा वेस्ट हो जाता है। तो इंडिया में देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर 22% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, यानी कि जो हमारा देश है भारत, उसमें 22% जो बिजली है, मान लीजिए 100 वाट बिजली हम टोटल करते हैं, उत्पादन करते हैं कितना, 100 वाट एक बार आप मान लीजिए। लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा बिजली बनाई जाती है। आप मान लीजिए 100 वाट बिजली बनाते हैं तो उससे 22 वोट यानी कि 22% कितना हुआ, 22 वोट बिजली जो है वो किस चीज से बनेगी, वो बनेगी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से, यानी कि जो पानी का यूज करके बिजली बनाई जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के रूप में बनाई जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। देखिए आप सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझिए कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता क्या है, तो ये टॉपिक आपको आसानी से समझ आ जाएगा। मल्टीपर्पज यानी कि जो भी चीज हम बहुत सारे पर्पज को लेकर बनाए, यानी कि एक चीज बनाए या कोई भी एक प्रोजेक्ट लगाए और उससे हमारे बहुत ज्यादा पर्पज जो है कंप्लीट हो जाए, उससे बहुत ज्यादा पर्पज का हमारा जो फुलफिल हो जाए नीड, तो उसे हम बोलेंगे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। देखिए सबसे पहले इस टॉपिक में हम क्या पढ़ देंगे, फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स, यानी कि जो पुराना समय था उसी समय से लोग क्या करते थे, डैम्स का निर्माण करते थे, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, डैम्स एंड कैनाल्स बिल्ड फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक यूज। यानी कि जो पुराने समय से, बहुत पुराना समय था उसी समय से देखिए कैनाल्स हैं जो बहुत पुराने समय से, अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, आप पढ़ भी रहे हैं, तो जो हमारे खिलजी वंश से वहां से कला बननी स्टार्ट हो गई थी, तो उस समय से कैनाल्स और डैम्स का यूज होता आ रहा है। तो एंशियंट टाइम से हम इन चीजों का यूज कर रहे हैं जो कैनाल्स और डैम्स हैं। तो उसके बाद जो मेन जो डैम्स हैं इंडिया में, देखिए जा सतलुज रिवर बेसिन, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, जो हीराकुंड डैम, एक मैं लिखना भूल गया, तो हीराकुंड डैम है वो भी बहुत बड़ा डैम है। और इंडिया में बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, लेकिन मेनली आपके मैंने नाम बता दिए, तो ये बहुत बड़े बड़े मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं। एक दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट है जो दामोदर नदी पर बनाया गया है, और आपकी बुक में एक मैप पर आपको सभी प्रोजेक्ट्स के नाम भी दिखाए गए हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो देखिए लार्ज डैम है द केज ऑफ मैनी सोशल मूवमेंट, जो देखिए अगर आप डैम बनाएंगे तो उसके द्वारा क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी और आसपास का एरिया है जो वो भी खाली कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर कभी इन फ्यूचर अगर डैम टूट जाता है तो वहां पर लोग मरे ना, उनके जान माल की रक्षा करने के लिए उन लोगों को थोड़ी दूर शिफ्ट करवाया जाता है। और इसके लिए जो लोग वहां पर रहते हैं वो अपनी जो मदरलैंड है उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसको क्या करते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, वहीं पर रहना चाहते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, जैसे एक आंदोलन हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड टिहरी डैम आंदोलन, ये कैसे हुए थे, ये लोगों की शिफ्टिंग के कारण हुए थे, जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनकी डिस्प्लेसमेंट करवाई जा रही थी, तो लोगों ने इसका विरोध किया था। तो फिर क्या है कि जो हमारे नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने क्या कहा था डैम्स को,
डैम्स को उन्होंने कहा था टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया, यानी कि जो नया भारत है उसके ये मंदिर हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हमारे इरिगेशन, डोमेस्टिक यूज, बहुत ज्यादा फिश फार्मिंग, हमारे बहुत ज्यादा हम यूजेज करते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इन डैम्स का हम बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो आइए देखिए कि इनके यूज क्या क्या है, सबसे ज्यादा इन डैम्स की यूज क्या क्या है उनके बारे में पढ़ते हैं। जो सबसे पहला यूज है वो है इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए जो खेतों में नहरें निकाली जाती हैं इनसे, और खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है, जिससे कि अनाज पैदा होता है और पूरे देश का पेट भरता है। तो सबसे पहले जो मेन प्रोजेक्ट होता है इनका, सबसे पहला जो प्रोजेक्ट होता है, यूज होता है, वो होता है इरिगेशन। फिर क्या? फिश फार्मिंग। क्योंकि देखिए डैम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, झील के प्रकार के होते हैं, बहुत बड़ी झीलें होती हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम फिश फार्मिंग भी कर लेते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी मजबूत हो सके। तो फिश फार्मिंग भी करते हैं। फिर क्या होता है? हाइड्रो पावर। देखिए जहां से डैम से पानी निकाला जाता है तो वो पानी बहुत तेजी से निकलता है, तो वहां पर क्या लगा दिए जाते हैं? वहां पर टरबाइन लगा दिए जाते हैं, और जिससे क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बिजली बनती है। तो फिर आता है ड्रिंकिंग वाटर। देखिए जो दिल्ली, मुंबई, जो बड़े शहरों में वहां पर जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने के पानी के लिए जो नहरें निकाली जाती है वो कहां से निकाली जाती है? डैम से निकाली जाती हैं। तो उसके बाद फिर हमारा आता है फ्लड कंट्रोल। देखिए मान लीजिए एकदम से ज्यादा बारिश हो गई, नदी में एकदम से ज्यादा पानी आ गया, तो क्या करेगा? अगर डैम में थोड़ा बहुत कम पानी है तो वो डैम क्या करेगा? उस एक्सेसिव वाटर को स्टोर कर लेगा और फ्लड कंट्रोल हो जाएगी। और उसके बाद क्या है? अवॉइड ड्रॉट, यानी कि सूखे से बचने के लिए। मान लीजिए किसी क्षेत्र में बारिश नहीं हुई, मान लीजिए राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, वहां पर सूखा रहता था, इंदिरा गांधी नहर वहां पर निकाली गई, तो क्या हुआ कि उस नहर के पानी से जो सूखा प्रभावित क्षेत्र था राजस्थान, वहां पर पानी होगा, वहां पर इरिगेशन सिस्टम अच्छा हो गया, ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम अच्छा हो गया, तो इसके लिए वो लोग सूखे से बच गए। तो सूखे से बचने के लिए भी हम डैम्स का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। और अब हम इसकी पढ़ेंगे डिसएडवांटेज। देखिए अगर कोई भी हम प्रोजेक्ट लगाते हैं, अगर उसके यूजेस हैं तो उसकी डिसएडवांटेज पक्का होंगी। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली है, अगर किसी भी चीज की एडवांटेज है तो उसकी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं। तो आइए इसकी डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या होता है? इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स। सबसे मेन है कि पानी के बंटवारे को लेकर कई राज्यों के बीच झगड़ा चलता रहता है। तो आइए हम बताते हैं कि सबसे पहला झगड़ा किस राज्य के बीच में है या कैसे कैसे है। देखिए एक तो गुजरात में है, इंटरस्टेट जो साबरमती रिवर है उसके ऊपर डिस्प्यूट चलते रहते हैं। फिर जो एक हरियाणा और पंजाब स्टेट्स हैं उनके बीच में SYL सतलुज यमुना लिंक जो कैनाल है उसको लेकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। तो देखिए इस तरह से इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। फिर क्या होती है डिसएडवांटेज? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, यानी कि जो लोग उस एरिया में रहते हैं जहां पर डैम बनाया है और उसके आसपास का एरिया भी खाली करवाना पड़ता है और उन लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन वो अपनी मदरलैंड को छोड़ना नहीं चाहते और वो क्या करते हैं? वहां पर आंदोलन करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। तो इस चीज की भी ये डैम्स की एक डिसएडवांटेज है। तो नेक्स्ट क्या है? अर्थक्वेक्स, यानी कि देखिए एक जगह पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उससे क्या होगा कि जो आपका अर्थ का जो संतुलन होता है, एक बोलते हैं भू संतुलन, ज्योग्राफी में एक वर्ड होता है, तो भू संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे क्या आते हैं? कई बार अर्थक्वेक्स आते हैं। अभी पीछे कर्नाटक में एक अर्थक्वेक आया था जो एक डैम के कारण, महाराष्ट्र में भी डैम के कारण अर्थक्वेक्स आए थे 1-2 बार। तो उसके बाद जो है इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉप्स, यानी कि जो डैम्स बनाने से क्या होता है कि ज्यादातर जो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं उनको ज्यादा बढ़ावा मिलता है। जो हमारी खाने की फसलें होती है वो कम हो जाती हैं और कमर्शियल क्रॉप्स ज्यादा लोग उगाने लगते हैं। तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है। और कुछ लोग क्या मानते हैं कि डैम से वाटर पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि इतना पानी एक जगह पर इकट्ठा रहता है तो हो सकता है उसमें मछलियां मर जाए, कोई पशु मर जाए, तो ये वाटर पोल्यूशन का भी मेन कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होती है और आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि जो भी वर्षा होती है, जो भी हमारी रेन होती है, उसके पानी को हम हार्वेस्ट यानी कि इकट्ठा करके कैसे रख सकते हैं और उसका फिर बाद में यूज कितने दिनों तक हम करते हैं और कैसे कैसे यूज करते हैं, इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कह सकते हैं। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग इट इज द टेक्निक फॉर स्टोरिंग रेन वाटर। ये क्या है? ये एक टेक्निक है, एक तकनीक है
टू स्टोर रेन वाटर को स्टोर करने की, इकट्ठा करने की। तो देखिए रेन वाटर हार्वेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, तो आपको ध्यान आएगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत कम वर्षा होती है और वहां पर नदियां झीलें भी बिल्कुल कम है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो पानी को बचाने के लिए, और पानी वहां पर है ही नहीं, यानी कि ना के बराबर है, तो जितनी भी रेन होती है, वर्षा होती है, उस पानी को वो इकट्ठा कर लेते हैं और उसे क्या करते हैं, फिर साल भर, पूरे वर्ष भर उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम करेंगे गुल्स एंड कूल्स। ये गुल्स एंड कूल्स क्या होते हैं, ये लोकल नेम्स हैं जो हिली रीजन, जो हमारे पहाड़ी एरियाज होते हैं वहां पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है वो गुल्स एंड कूल्स में होती है, उनका ये एक लोकल नेम दिया गया है। जो गुल्स एंड कूल्स है वो हिली रीजन में होते हैं, और फिर इस वाटर का वो कैसे यूज करते हैं, वो इरिगेशन के लिए इस वाटर को यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये देखिए सबसे मेन और सबसे फेमस टेक्निक है जो रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की है। तो ये सबसे ज्यादा कहां पर, देखिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या, सबसे पहले ये समझिए। जो हमारी छत होती है वो क्या होती है, वहां पर भी वर्षा होगी, जब वो पानी गिरेगा तो छत कैसी होती है, साफ सुथरी होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक पीवीसी पाइप लगा देते हैं कि जिससे छत का सारा पानी उस पाइप के थ्रू आए और एक टैंक में इकट्ठा हो जाए। नीचे जो टैंक बनाया होता है, या वो ऊपर भी हो सकता है, वो अंडरग्राउंड भी हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, इस प्रकार से रेन वाटर का हार्वेस्टिंग करते हैं। तो देखिए क्या होता है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो ये सबसे ज्यादा मेघालय जो हिली रीजन है और सबसे ज्यादा राजस्थान में की जाती है। तो राजस्थान में कैसे करते हैं, वो एक पीवीसी पाइप लगाते हैं और अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक्स बना देते हैं, जिससे वो पीवीसी पाइप द्वारा वो पानी सारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक में स्टोर हो जाता है और वो उसको फिर यूज करते हैं बाद में। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो हिंदी में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टैंक होते हैं, राजस्थान में इनको क्या बोला जाता है, टांका बोला जाता है। लेकिन अब ये कम हो गई है ये टेक्निक। क्यों? क्योंकि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर निकल गई है, लेकिन अब भी बहुत से लोग क्या करते हैं, वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि जो रेन वाटर होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, और वो पीने के लिए उसी पानी का यूज करेंगे। जो नलों का पानी आता है, जो आपके नल्स का पानी आता है, इंदिरा गांधी नहर से जो पानी आता है, वो पीने के लिए क्या मानते हैं कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। तो वो क्या मानते हैं, रेन वाटर को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर मानते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर मानते हैं कहां पर, राजस्थान में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। तो राजस्थान में प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है, और ये सही भी है, क्योंकि रेन वाटर है जो वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर ही होता है, वो राजस्थान में माना जाता है। इसको वो पीने के लिए ज्यादातर इसी का प्रयोग करते हैं। फिर एक बात है, जो हमारा देश है उसमें एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो पहला राज्य है और केवल अकेला ऐसा स्टेट है जहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को क्या कर दिया गया है, एक लॉ बना दिया गया उसके लिए कि सब लोगों को रेन वाटर हार्वेस्ट करना होगा इन एवरी हाउस, यानी कि हर घर में। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी, और उसके लिए एक लीगल प्रोविजन बनाया गया है, और उसके लिए पनिशमेंट भी मिलेगी अगर वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते। तो आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि तमिलनाडु इज फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन इंडिया इम्प्लीमेंट ए लॉ फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू ऑल हाउसेज। तो आप ये अच्छे से ध्यान रखें। तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आप अब इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।